औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म करने के बाद आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी गई थी। असाइनमेंट ये थी कि आपने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को करना है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी तक किसी एक स्टूडेंट की भी असाइनमेंट नहीं पहुंची। ठीक है, किसी एक स्टूडेंट ने भी मुझसे अभी तक एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इसका मतलब यह है कि आप लोग काम नहीं कर रहे या आप लोग वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से सुनते नहीं हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे टीचर्स आपको बार बार बताते चले जा रहे हैं कि 10th क्लास के ही बेस के ऊपर आपके 9th क्लास के मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए आखिर में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, इमरान आरिफ, उनके एक बहुत कीमती अल्फाज है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। उनका कहना था कि अगर आपका जो प्रेजेंट है इसमें आप आराम कर रहे हैं तो आपका जो फ्यूचर होगा उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप अपने प्रेजेंट में मेहनत कर लें ताकि आपको फ्यूचर में आसानी हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स ज़रूर वीडियो लेक्चर्स को भी अच्छे तरीके से सुनेंगे और असाइनमेंट को भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है जो मेरा मकसद था कि चैप्टर 2 हम पढ़ें उसके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट्स प्रोग्रामिंग के समझ आ जाएं, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पर हम एल्गोरिदम के अंदर जब फ्लो चार्ट्स बनाएंगे और एल्गोरिदम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारा प्रोग्रामिंग टेक्निक से रिलेटेड। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि एक शख्स जो कराची से चलता है, इस्लामाबाद पहुंचता है, उसका यहाँ पे कोई जानने वाला मौजूद नहीं है। ठीक है, आजकल के दौर में तो मैप्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले जब कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी उस वक्त की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर पहुँचा। अब उसने एक जगह पर जाना है और उसको कोई रास्ता गाइड करने वाला मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे वो पहुँचा, रेलवे स्टेशन में उतरा, ठीक है, उसके बाद उसने तरामड़ी आना है, लेकिन वहां पे उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि वो तरामड़ी कैसे पहुंचे। तो क्या वो पहुंच सकता है या नहीं? आपका क्या जवाब होगा? आप सब ने अपने अपने जवाब मुझे मैसेज जरूर करने हैं, लेकिन जरा अब हम इसको थोड़ा सा इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वो नहीं पहुंच सकता तो आप गलत सोच रहे हैं। वो पहुंचेगा, वो पहुंच सकेगा। ठीक है, चाहे थोड़ा थोड़ा फासला तय करे, पूछ पूछ के अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन उसको मुश्किल होगी, वो मुश्किल से पहुंचेगा। अगर उस शख्स के पास कोई अच्छा गाइड मौजूद होता, कोई रास्ता बताने वाला होता, या उसके पास मैप होता, या उसके पास कोई ऐसी चीज होती जो उसको प्रॉपर गाइड कर देता कि आपने कैसे पहुंचना है रेलवे स्टेशन से तरामड़ी, तो बड़ी इजीली आसानी के साथ पहुंच जाता, उसका टाइम भी बच जाता। ठीक है, अब अगर उसके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं पहुंचेगा, टाइम ज़्यादा उसको लगेगा, उसके रिसोर्सेज भी हो सकता है शायद ज़ाया हो जाएं। तो सेम इसी तरह कि जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम आंख बंद करके प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कर दें। हमेशा प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास उस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कैसे प्रोग्राम को बनाएंगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे और कैसे उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं है तो जाहिर बात है उसमें एरर आने के चांसेस होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि एक प्रोग्रामिंग की एक टाइप है जिसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल्स मे एंड मे नॉट बी डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल्स, यानी एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है और उसने सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 MOD, मॉड्यूल को मैं MOD से इस वक्त डिनोट करता हूं, मॉड्यूल नंबर 1 उसने बना दिया। उसके बाद वो क्या करता है, मॉड्यूल 2 बना देता है। अब मॉड्यूल 3 को वो स्किप कर देता है। वो प्रोग्रामर कहता है मॉड्यूल 3 को बनाना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो क्या करता है, मॉड्यूल 3 को स्किप कर देता है और वो मॉड्यूल 4 बनाता है। मॉड्यूल 4 के बाद मॉड्यूल 5 बनाता है। अब प्रोग्रामर ने अपने जहन में ये सोचा हुआ था कि वो मॉड्यूल 4 के बाद मॉड्यूल 5 बनाएगा और उसके बाद मॉड्यूल 3 बनाएगा, लेकिन अब मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि जब वो मॉड्यूल 5 पे पहुंचा, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 5 की
500 लाइंस का कोड था। तो 500 लाइनें लिखना, कोडिंग करना आसान काम नहीं होता। जब वो पहुंचा लाइन नंबर 499 पर, जब वो पहुंचा मॉड्यूल नंबर 5 की लाइन नंबर 499 पे, तब उसको पता चला कि मॉड्यूल नंबर 5 तो डिपेंड करता था मॉड्यूल नंबर 3 की आउटपुट के ऊपर। मॉड्यूल नंबर 5 डिपेंड कर रहा था मॉड्यूल नंबर 3 की आउटपुट पर। तो अब क्या होगा, अब उसकी सारी की सारी कोडिंग, सारी की सारी मेहनत जाया हो गई। अगर उसके जहन में कोई फ्रेम, कोई लेआउट, कोई जो है मैप या कोई स्ट्रक्चर होता तो क्या होता, उसको पता होता कि मैं मॉड्यूल 3 स्किप जरूर कर रहा हूं, मुश्किल था बनाना या उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, लेकिन हर हाल में मॉड्यूल 5 से पहले मॉड्यूल 3 ही बनाना है। अब उसके पास क्योंकि कोई लेआउट, डिजाइन, फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था, इसलिए ये उसको प्रॉब्लम आई, उसके रिसोर्सेज जाया हुए, उसके टाइम जाया हुए। तो अगर हम या वो प्रोग्रामर पहले से ही एक नक्शा अपने जहन में बना लेता तो ये ना होता, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता कि मैं मॉड्यूल 3 बेशक स्किप कर रहा हूं, लेकिन 5 से पहले हर हाल में मॉड्यूल 3 ही बनाना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 3 की आउटपुट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह आज का जो हमारा इस चैप्टर है, इस चैप्टर में जो हमारे पास टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है टॉपिक 1.1 अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसमें हम यही चीज देखते हैं कि कैसे हमने अपने सोल्यूशन को प्लान करना है और अपने सोल्यूशन को कैसे हमने इंप्लीमेंट करना है। सोल्यूशन से, यहां पर सोल्यूशन से मुराद हम क्या लेंगे, प्रोजेक्ट। किसका प्रोजेक्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए जो भी हमने प्रोजेक्ट लिया या हम जो प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी हमें अपना मसला पता हो कि मसला क्या है, क्या हमारी प्रॉब्लम है। सर इस फेज के अंदर हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है अपने प्रॉब्लम को और प्रॉपरली अपने प्रॉब्लम को समझना है कि हमने प्रोग्राम क्यों बनाना है और प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं और किस वजह से प्रोग्राम बना रहे हैं। ये सारे काम हम कहां पे करेंगे, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेज में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे भूख लग रही है और मैं बैठ के प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दूं। क्या प्रोग्रामिंग करने से मेरे भूख का मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल हल नहीं होगा। तो क्या होगा, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है कि इसमें हमें प्रॉपर अपने मसले को डिफाइन करना है, समझना है। तो इस फेज के अंदर जो हम लोग कुछ काम करते हैं या कुछ हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं या जो हमें काम करने चाहिए वो आपके बुक में भी लिखे हुए हैं। सेम वही हमारे पास पेपर में भी अक्सर आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स, यानी हमें उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि प्रॉब्लम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, प्रॉब्लम हमें क्या बताता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक कोई भी बंदा आपको कहता है कि मुझे भूख लग रही है, अब आप उसकी प्रॉब्लम का हल क्या निकालेंगे? अब आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप घर पे आए, कंप्यूटर स्टार्ट किया, कोडिंग की प्रिंट ले जाके उसको दे दिया उस कोड का। क्या उसकी प्रिंटिंग जो आपने की, जो कोड को प्रिंट किया, उससे उसकी भूख मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आपको प्रॉब्लम जब डिफाइन हो गया, पता चल गया, प्रॉपरली आपने उसको केयरफुली रीड किया, समझ लिया, तो आपको पता है कि उसकी भूख कुछ ना कुछ खाने के बाद ही खत्म होगी। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2, फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू, यानी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम हमें क्या चीज बताती है, हमें क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसी में देखते हैं। फिर व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम, कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम से मिल सकती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम से मिलेगी, वो भी हम यहां पे देखते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है ताकि हम अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को बना सकें। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आपके यहां पर दी हुई है, एग्जांपल नंबर 2, फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के अपने एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो उसका तरीकेकार क्या होता है, ये अब आपको प्रॉब्लम दे दी गई कि आपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने, यानी आउटपुट क्या आनी चाहिए, एवरेज। अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या होगी, इनपुट के ऊपर हम स्टूडेंट के मार्क्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो हमारे पास वो आ जाएगी एवरेज। तो ये हमें क्या है, यहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और उसकी हमने एवरेज लेनी है जो कि हमारे पास आउटपुट होगी। सेकंड हमारे पास स्टेप आता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग में हमने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया, एनालाइजिंग में अब जरा हम उसको डिटेल डीपली चल के देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, कैसे उसका हल निकलेगा और उस प्रॉब्लम में कौन कौन से आने वाली हर्डल्स हो सकती हैं जो हमें सोल्यूशन बनाने में हेल्प ना करें या हमारे सोल्यूशन को खराब करें या उसमें कोई ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से हमारा सोल्यूशन एफिशिएंट ना हो। तो यहां पे क्या होता है,
सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, हम कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम कंप्यूटर के ऊपर पॉसिबल है। अगर प्रोग्राम या वो प्रोजेक्ट या वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में बन सकता है तभी हम उसको बनाएंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको कि किसी शख्स को भूख लग रही है और हम जाके कंप्यूटर पे कोडिंग शुरू कर दें, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले देखना है कि क्या वो चीज कंप्यूटर पे पॉसिबल है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्या करना चाहिए कि हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी कि हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या होती है, जितने भी मार्क्स हैं उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस, कि प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, किस सीक्वेंस के ऊपर हमने चलना है, कैसे चलना है, क्या चीज होगी, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर सीक्वेंस हमारे पास है, हमें पता है कि मैंने सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, आगे इस तरह चलना है, तो बड़ी इजीली हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। मिसाल दे देता हूं, मिसाल के तौर पे आपने अगर अंडा बनाना है घर में, तो क्या होगा, क्या आप उसमें नमक पहले डाल देंगे, अंडे को बाद में तोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो तो नहीं चीज बन सकती। उसका प्रॉपर सीक्वेंस में हम चलेंगे तभी वो चीज हमारे पास रेडी हो सकती है, उसके बगैर वो रेडी नहीं होगी। हर एक चीज का सीक्वेंस होता है, उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हर चीज का सीक्वेंस है। जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल में बात की थी एवरेज की, तो एवरेज लेने के लिए भी हमें सीक्वेंस चाहिए। सबसे पहला सीक्वेंस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट के नंबर हैं, तो मैं उन नंबर्स को ऐड कर देता हूं। सबसे पहला हमारे काम ये होगा कि ये नंबर ऐड होंगे और जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एवरेज। तो ये सीक्वेंस है कि पहले सबसे पहले हम नंबर ऐड करें, जो रिजल्ट आया उसको 5 पे डिवाइड करें या टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिवाइड करें, तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। ये चीज है सीक्वेंस। तो हर चीज में सीक्वेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द इनपुट एंड व्हाट आर द आउटपुट। कौन कौन सी इनपुट हम देंगे जिसकी बेस के ऊपर हमें आउटपुट मिलेगी। तो यहां पर अपनी इस प्रॉब्लम के अंदर हमने इनपुट क्या दिया, सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट किए और हमें आउटपुट क्या मिली, एवरेज। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने सॉल्यूशंस हमारे पास पॉसिबल हैं, किस तरह से हम उसको सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक सॉल्यूशन के लिए एक ही हमारे पास एक प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन हो, एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं मिसाल दूं आपको कि मैं इस वक्त स्कूल में मौजूद हूं, इस स्कूल से मैंने अपने घर में जाना है, मेरा घर मिसाल के तौर पे अपारा में मौजूद है, तो क्या करेंगे। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरे साथ यहाँ पे 2-3 बंदे हों, अगर हर एक से पूछा जाए, अब प्रॉब्लम है घर का पहुंचना और घर उनका है अपारा में, तो एक शख्स कह सकता है कि मेरे पास बाइक है, मैं बाइक स्टार्ट करूंगा और अपने घर अपारा पहुंच जाऊंगा। दूसरा कह सकता है कि मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा और अपारा पहुंच जाऊंगा। तीसरा शख्स कह सकता है कि मैं उबर मंगाऊंगा और उबर पे बैठूंगा और अपारा पहुंच जाऊंगा। सॉल्यूशंस डिफरेंट हैं लेकिन प्रॉब्लम हल हो रही है। हमारा सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे तभी वो एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे कि हम कैसे सॉल्यूशन की एफिशिएंसी निकालते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद है विच सॉल्यूशन इज द बेस्ट एंड व्हाई। नेक्स्ट हम यही चीज देखते हैं कि हमारे पास जितने सॉल्यूशंस हैं उनमें से किसको हमने सिलेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है और क्यों बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी हम चीज देखते हैं। और लास्ट पॉइंट है, हाउ सॉल्यूशन विल बी इंप्लीमेंटेड, किस तरह से सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया और मेरे पास कंप्यूटर ही ऐसा है जिसमें वो चलता ही नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम कहां पे देखते हैं, एनालाइजिंग फेज में, जहां हम अपनी प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, अपने सॉल्यूशन को प्लान करना स्टार्ट किया। प्लान कि हमने बनाना क्या है, क्या चीज बनानी है। मिसाल के तौर पे अभी जिस 2 हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं, एक कंप्यूटर से रिलेटेड और एक जनरल लाइफ से रिलेटेड, दोनों को रिलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग है, हम क्या करेंगे कि भूख लग रही है तो भूख लगने है। अब मेरा मसला है कि मुझे भूख लग रही है, मैंने अपनी भूख को खत्म करना है, तो अब मैं कौन से ऐसे काम करूंगा कि भूख मेरी खत्म हो जाएगी। क्या मैं मार्केट जाऊं, वहां से जाके कोई चीज खाने के लिए आऊं, या अपने घर पे बना लूं। तो जो भी एफिशिएंट वे होगा मैं वो सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम चल रही है, यहां पे क्या होगा, इसका तो सोल्यूशन ही सिर्फ एक है, एक ही हमारे पास हल है कि क्या करना है, हमने सबको ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाएगी।
अच्छा, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग सॉल्यूशन के अंदर, अब यहां पे उसने कुछ प्रॉब्लम के पॉइंट्स बताए हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है टॉक टू द राइट पर्सन, कि आप ऐसे बंदे से बात करें जिसकी प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम समझा सकता हो, या अगर आप आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है, तो आप ऐसे बंदे से बात करें जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। मिसाल के तौर पे मेरे सर में दर्द है, तो मैं नाई के पास चला जाऊं तो वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसका हल क्या होगा? अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, वही मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यानी टॉक टू द राइट पर्सन, हमें हमेशा उसी बंदे के पास जाना चाहिए जो उससे रिलेट हो और उस चीज को जानता हो। सेकेंड हमारे पास आ रहा है फोकस ऑन द टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट और द सर्विस रेदर देन द टेकिंग इशू, कि आपने इशू, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर भी शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये पॉइंट उसने जनरल लाइफ से रिलेटेड बताया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इशू के ऊपर बात ना करें। कोई मसला था, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। मिसाल के तौर पे मैं एक मार्केट में जाता हूं, वहां पे मुझे कोई चीज़ खराब मिल जाती है, अब मैंने जाके उसको सिर्फ ये बताना है कि वो मैं आपकी दुकान से एक चीज़ लेके आया था, परचेस की थी, ये खराब थी या एक्सपायर थी। अब मैं उस चीज़ को लेके ही ना बैठ जाऊं कि ये एक्सपायर थी, इशू ना बनाया जाए। ठीक है, पहला हमने प्रॉपर बंदे से बात करनी है, दूसरा कि हम जो मसला है सिर्फ उसको डिस्कस करें जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इशू ज्यादा क्रिएट ना किया जाए। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ रहा है स्टे काम एंड रीजनेबल, कि आप ऐसा ना हो कि लड़ना शुरू कर दें। अब एक प्रोग्रामर है, बेचारे से गलती हो गई, अब ऐसा ना हो कि आप जाके उसको मारना शुरू कर दें कि भाई आपकी गलती क्यों हुई। ठीक है, आप उसको बता दें कि आपने प्रोग्राम बना के दिया, मैंने प्रोग्राम बनवाया था, आपने प्रोग्राम बना के दिया, ये प्रॉपर प्रोग्राम नहीं चल रहा, प्रॉपर प्रोग्राम हमारा काम नहीं कर रहा, तो इसको आप ठीक कर दें। ठीक है, जितनी आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, आगे से आपको रिस्पॉन्स भी उतना ही बेहतर मिलेगा। उसके बाद ये है एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, कि आप माइंड बनाकर निकले कि आपसे सवाल किए जाएंगे। अब आप जब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लेकर जाएंगे तो प्रोग्रामर आपसे जरूर पूछेगा कि आपने जब पहली दफा हम प्रोग्राम बना रहे थे तो आपने वहां पे क्यों हमें प्रॉपर नहीं बताया। ठीक है, और अब जब प्रोग्राम बन गया, इंप्लीमेंट हो गया, तो अब आपको कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं जो आपने हमें प्रॉब्लम बताई थी उसको सॉल्व नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें यहां पर हमारे पास होंगी। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के अंदर हम कोई बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, उनमें से कोई बेस्ट सोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे। और बेस्ट सोल्यूशन किस बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, वो हमारा लास्ट पॉइंट है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास 3 चीजें होती हैं जिसकी बेस पे हम अपने सोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 कॉस्ट, और नंबर 3 कॉम्प्लेक्सिटी। स्पीड, कॉस्ट और नंबर 3 कॉम्प्लेक्सिटी। यानी जो हमने प्रोग्राम डेवलप किया वो बहुत अच्छे तरीके से तेज फास्ट वर्किंग करे। कॉस्ट भी मैं आपको समझाता हूँ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होती है। उससे पहले हम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेते हैं, यानी प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो, उसको यूज करना मुश्किल ना हो, आसान हो। स्पीड तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रोग्राम अच्छा चले, फास्ट चले, तेज चले, ऐसा ना हो कि मुझे बहुत देर से रिजल्ट्स मिल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे कॉस्ट की। कॉस्ट से मुराद यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कितनी पेमेंट देनी पड़ी, कितने मैंने पैसे खर्च किए। यहाँ पे कॉस्ट से मुराद ये नहीं है, यहाँ से कॉस्ट से मुराद कंप्यूटर कॉस्ट है। और कंप्यूटर कॉस्ट में कंप्यूटर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो डेवलप किया जा रहा है जो हार्डवेयर पे चलेगा, तो स्पेशली यहाँ पे हम हार्डवेयर की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें एक बात पता है, कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक कि वो मेन मेमोरी में रैम में लोड ना हो जाए। तो अब किस प्रोग्राम को हम कहेंगे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है। मिसाल देता हूं मैं आपको कि ये मेरी रैम है, इस एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसे चलने के लिए रैम में 2 GB स्पेस रिक्वायर्ड थी। अब अगर प्रोग्राम रैम में 2 GB ही स्पेस लेता है तो इस प्रोग्राम को हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन अगर वो प्रोग्राम रैम के अंदर 2.1 GB की स्पेस ले रहा है, 2.1 यानी कि 100 MB, 2 GB के बाद 100 MB, और 100 MB शायद हमारे लिए कोई वैल्यू ना रखे। कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा आजकल स्पीड हो गई, इतने फास्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो गई हैं कि 100 MB से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद जब उसकी रिक्वायरमेंट 2 GB थी तो वो 100 MB क्यों ऊपर ले रहा है? इस वजह से, क्योंकि ये 100 MB ऊपर ले रहा है, ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम नहीं कहलाएगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम नहीं होगा।
ठीक है। तो कॉस्ट से मुराद हम कंप्यूटर कॉस्ट की बात करते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। और कम्प्लेक्सिटी भी एक दफा थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूं कि कम्प्लेक्सिटी यानी प्रोग्राम ज्यादा कम्प्लेक्स ना हो, उसको यूज करना आसान हो। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि हम लोग अपने घरों में ऑपरेटिंग सिस्टम के, अपने घरों के कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का या तकरीबन सारे स्टूडेंट्स का जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज, चाहे वो विंडो 7 है, XP है, विंडो 8 है, 8.1 है, विस्टा है या विंडो 10 है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होगा विंडो 10 या माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं वजह पूछूं कि ये आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे लोग या तो उनको पता नहीं होगा कि क्यों वजह है, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन को या अपने टीचर्स को या अपने बड़ों को विंडो इस्तेमाल करते हुए हमेशा देखा, ठीक है, इसलिए वो यूज नहीं करते। वो कहते हैं हमने विंडो ही सीखी है तो हम विंडो यूज करेंगे। वजह इसकी असल ये है कि विंडो का यूज करना आसान है, वो कम्प्लेक्स नहीं है। विंडो यूज करना कम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। 9th में आपने पढ़ा होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझना इजी होता है। अब जब उसको समझना इजी है, उसको यूज करना इजी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स नहीं है, तो बड़ी आसानी के साथ उसको सीखा जा सकता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लिनक्स, यूनिक्स बहुत ही ज्यादा विंडोज से ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बावजूद उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, उसमें कमांड्स को याद रखना पड़ता है। ये 9th में आपने यकीनन पढ़ा होगा, यहां पे हमने एक दफा उसको रिवाइज भी कर लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहां पर हमारा क्लोज हो गया। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 टॉपिक था हमारा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, स्पेशली आपके बुक के अंदर इसकी जो एग्जाम्पल और पॉइंट्स दिए हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए। उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप पूछ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।